मित्रों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार। इग्नू के जनवरी सत्र का नामांकन आरंभ हो गया है और फिर असाइनमेंट की मारामारी शुरू हो गई है। इग्नू में एडमिशन लेने वाले को दो दिक्कतें आती हैं। पहला सब्जेक्ट सिलेक्शन। हमारे प्लीज़ इस चैनल पे आके फ्री वीडियो है, सब्जेक्ट सिलेक्शन को ज़रूर देखें। किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर या किसी से पूछ के सब्जेक्ट ना लें, अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब पहले वाली हालत नहीं है, 5 ग्रुप में सब्जेक्ट बटे हुए हैं और जो जीवन में आपको करना है उस हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। फिलहाल मैं असाइनमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी नए हैं, असाइनमेंट के नाम पे अजीब अजीब कहानियाँ हैं इस बाज़ार में। आप किसी कहानी के शिकार ना बने। असाइनमेंट है क्या, पहले इस बात को समझें। तो चूंकि इग्नू घर बैठे शिक्षा की सुविधाएं आपको देता है, अब तो ऑनलाइन क्लास है, उससे हर स्टूडेंट को कोई ना कोई स्टडी सेंटर देश में मिलता है। जनरली वो स्टडी सेंटर कई जगहों पे निजी क्षेत्र के पास भी होता है, अधिकांश जगह किसी कॉलेज के पास होता है, सरकारी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजों में होता है और सैटरडे संडे को इसका क्लासेस चलते हैं। उस क्लास में डाउट के लिए उस क्लास को किया गया है, लेकिन पेंडेमिक के कारण सब कुछ डिस्टर्ब है। बच्चे बहुत परेशान हैं। असाइनमेंट में ये अलग बात है कि अभी अच्छे नंबर भी मिल जा रहे हैं बिना अच्छे से लिखे हुए, लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चा असाइनमेंट कर लेगा वो इग्नू में बहुत अच्छे नंबर से पास करेगा, गोल्ड मेडल तक ले सकता है, अगर बाजार में आप असाइनमेंट के चक्कर में ना फंसें। असाइनमेंट होता क्या है? तो ये वही है जो आपको स्कूलों में मिलता था, होमवर्क, यानी घर से भी कुछ करके लाओ यारो। तो असाइनमेंट भी गृह कार्य ही है, इसका हिंदी गृह कार्य ही होगा। और ये होमवर्क आपको हर सत्र में, चूँकि इग्नू की पढ़ाई अभी सेमेस्टर वाइज नहीं हो रही है, कुछ सब्जेक्ट में है लेकिन मास में अभी सेमेस्टर वाइज नहीं है, लेकिन करिकुलम को नए सिलेबस में सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है। लेकिन परीक्षा वार्षिक होगी, असाइनमेंट साल में एक बार देना है। अब देखिए उसके डेट्स होते हैं। अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके असाइनमेंट का जून होगा, जुलाई, यानी आप जनवरी सत्र वाले का दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो सितंबर तक इसका डेट रहता ही रहता है। इसलिए परेशान मत हो असाइनमेंट को लेके, इसको बहुत बड़ा भय का चीज़ मत बनाएं कि बहुत कुछ है ही है। असाइनमेंट इग्नू का एक पेपर 100 नंबर का होता है और असाइनमेंट 30 नंबर का होता है, यानी लिखित परीक्षा आपको 70 नंबर के लिए देना होगा और असाइनमेंट के 30 नंबर जुड़ते हैं। अब असाइनमेंट इतना साइंटिफिकली बनाया जाता है कि आप अगर उसको हमारे परामर्श से, हमारे दिए हुए मार्गदर्शन से करेंगे तो उस पेपर की पूरी तैयारी आपकी हो जाती है, पूरा सिलेबस और कोर्स समझ लेते हैं। आज नमूने के तौर पे मैं आपके लिए लाया हूँ पर्यावरण अध्ययन। ये सबको पढ़ना है और प्रथम सत्र में इसको पढ़ना है। तो सबको पढ़ना है, चाहे वो इग्नू से साइंस से कर रहा हो, कॉमर्स से कर रहा हो या सोशल साइंस से कर रहा हो या ऑनर्स कर रहा हो। यानी हकीकत यह है कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों में, नॉट ओनली इग्नू, पर्यावरण अध्ययन पढ़ना अब जरूरी है। 2019 से यूजीसी का गाइडलाइन आ चुका है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। इग्नू इसमें जो भी एग्जाम अभी लिया है तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो तभी आप बना पाओगे जब पूरी किताब पढ़े रहोगे, पूरा सिलेबस पढ़े रहोगे। इसलिए बाज़ार से खरीदने के चक्कर में मत रहो, असाइनमेंट को समझो। चूँकि असाइनमेंट अब ये किताब जो है 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। आप लोग के पास, बहुत लोगों के पास स्टडी मटेरियल आ भी गया होगा। तो हर ब्लॉक से असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, 10 प्रश्न हैं, अलग अलग अंकों के हैं। असाइनमेंट में एक ख्याल रखना चाहिए कि अपनी भाषा में लिखें। दूसरा ख्याल रखिए
कि दिए हुए शब्द लिमिट को पूरा कीजिए। बाजार में जनरली होता है कि जो क्वेश्चंस थोड़ा टफ है उसमें मनमाना, अगर वो 250 वर्ड का है तो वो 70, 75, 100, 125 वर्ड में ख़त्म कर देते हैं। उन चीज़ों से बचिए। और असाइनमेंट के 3 पार्ट होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो बड़े क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए इंट्रो लिखने का, आदत डालिए, उससे दूसरे पर्चे में सुविधा होगी, आगे जीवन में सुविधा होगी। तो सबसे पहले भूमिका डालिए, भूमिका के बाद जो बात आप कहना चाहते हैं भूमिका को जस्टिफाई कीजिए उस बात से, अंत में आप निष्कर्ष उसका लिखिए। अब इसके लिए मैं आपको इस नमूने को दिखाता हूँ। अब देखिए कि इसमें सारे प्रश्न को हल करने हैं। ये 8 नंबर का पहला प्रश्न है और ये 250 शब्दों में है। क्या कहता है? सतत विकास एक आदर्श लक्ष्य है। सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बड़ा ही इन दिनों का मानवता के लिए सबसे जरूरी वर्ड में से एक बन चुका है, सतत विकास, जिसको टिकाऊ विकास भी कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आइडियल एम है, एक आदर्श लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए सभी मानव समाजों को प्रयत्नशील रहना चाहिए, मानी एवरी वन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। इसके लिए एवरी वन को क्या होना चाहिए? प्रयत्नशील, एफर्टफुल, सबको होना चाहिए। अब इसका उत्तर का नमूना मैं दिखाता हूँ। वैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको फ्री, और पूरे असाइनमेंट का आंसर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नमूने के तौर पे मैं कुछ दिखाता हूँ। अब इसकी भूमिका में मैंने लिखा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर्याय टिकाऊ विकास भी होता है। सतत विकास की संकल्पना को आवर कॉमन फ्यूचर्स, हमारा समान भविष्य नामक शीर्षक की रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। पहली बार कहाँ से परिभाषित किया गया? तो आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा समान भविष्य। यह रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पे विश्व आयोग द्वारा तैयार किया गया था। और बृहद विचार विमर्श के बाद ये रिपोर्ट जारी हुआ। इस रिपोर्ट को लेकर, इसमें कुछ शब्द को लेकर वैज्ञानिकों में, लोगों में मतभेद था। क्या मतभेद था? तो इसमें आवश्यकताओं को सीमित करने की बात है। तो इस पे दुनिया, उस डिबेट को मैं थोड़ा समझा दूं। उस डिबेट में दुनिया 2 भाग में बट गई, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। तो दक्षिण उत्तर का विवाद खड़ा हुआ। कहा कि आवश्यकताएं हर देश की अलग अलग है, आप इसे एक वैश्विक परिभाषा में कैसे डालेंगे? चूंकि भारत की आवश्यकता, हम गरीब देश हैं, और पर्यावरण की क्षति कब से शुरू हुई है? पर्यावरण का 2 प्रकार से क्षति होती है, यानी क्लाइमेट चेंज 2 ढंग से होता है। एक नैसर्गिक, क्वाइट नेचुरल ढंग से, जैसे पृथ्वी की अपनी एक रफ्तार है, एक विस्तार है, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बहुत स्लो, उसमें करोड़ों वर्ष में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। लेकिन मानव का जो प्रयत्न है वो बड़ा फास्ट है, इसलिए बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो पूरी कहानी पर्यावरण की मात्र 200 वर्षों की है। पर्यावरण जो डेली अखबार में आप देखते हैं कि दिल्ली का AQI ऐसा है, हवा जहरीली है, तो हर कोई पर्यावरण को लेकर चिंतित है। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो उसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई और पूरे पश्चिम में हुई, यूरोप में हुई, अमेरिका में उसके बाद हुई, जापान में हुई। तो धनी देश है। अब वो धनी देश हमारे जैसे गरीब देश को, अब हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति रफ्तार पकड़ी है, तो हर जगह अगर रोका टोकी करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम भूखे तो मरेंगे नहीं। तो आवश्यकताएं अलग अलग है, इस पर डिबेट चल रहा है। कहा जा रहा है आप ग्रीन टेक्नोलॉजी दो, आप हमें रियायत दो, हम भी धीरे धीरे आ जाएंगे, हम भी कोयला ईंधन को बंद करेंगे, हम भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज कम करेंगे, ग्रीन एनर्जी की ओर आएंगे। आ भी रहे हैं, बहुत तेज़ी से देख रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां चलने लगी हैं। तो उस परिस्थिति में इस पर थोड़ा विवाद हुआ। उस विवाद एक लाइन में चर्चा छड़के फिर आगे हम बढ़ जाते हैं कि एक पर्यावरणविद हार्मन डेली ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना था। तो फिर उसके बाद
विकास की परिभाषा इतनी तेजी से बदलने चल लगी कि अंत में अगर डिक्शनरी में इसका अर्थ ढूंढते हैं तो इसका मतलब होता है उन्नयन की अवस्था, द स्टेज ऑफ एडवांसमेंट, यानी उन्नयन का तरीका। उसके बाद क्या हुआ कि रियो द जनेरियो ब्राज़ील का समुद्र तटीय शहर है, तो ये तय हुआ पहली बार कि हर 10 साल पे पर्यावरण के में क्या क्या दिक्कत है, हम कितना सस्टेनेबल विकास को ले पा रहे हैं, उस पर एक विश्व की पंचायत होगी, एक कॉन्फ्रेंस हर 10 साल पे होगा। उसके बाद रेगुलर हो रहा है। तो पहला 10 साली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? रियो द जानेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। उस सम्मेलन में सारे देश, सारे प्रतिनिधियों के बीच बात हुई और एक मेल मिलाप करके एक अवधारणा को तैयार किया गया कि इस हिसाब से हम विकास को लेके चलेंगे। तो इस सारी कहानी के बाद तय हुआ कि सतत विकास का क्या मतलब है। तो इसमें कॉमन एरिया है, जिसमें क्या है? आर्थिक का भी है, क्या है? पर्यावरण का भी है और सामाजिक का भी है। पर्यावरण का क्या है? तो आर्थिक और पर्यावरण के जो ज्वाइंट मुद्दे हैं, ईंधन खर्च का लेखांकन दायित्व अधिनियम, यानी कोई भी देश कितना ईंधन खर्च करता है जिससे ओजोन पे या इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है, और किसी देश का आर्थिक उन्नति भी ईंधन के खर्च से होता है, इससे पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक, उपभोक्ता जागरूक, सामुदायिक विकास, खाद्य सुरक्षा, अपशिष्ट संसाधन प्रबंधन, संपत्ति के अधिकार, ये सारे डायग्राम में सतत विकास को बताया गया है। तो इस डायग्राम के द्वारा, बहुत आसान है डायग्राम, आप बनाकर और कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सतत विकास एक आदर्श है जिसे आज के किसी भी समाज द्वारा इससे मिलते जुलते किसी रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी जैसा कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता के साथ है, सतत विकास को एक आदर्श के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो संभव नहीं है बिल्कुल आइडियल प्राप्त कर लिया जाए, भुखमरी आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से मानव सभ्यता ने न्याय, समानता, स्वतंत्रता को प्राप्त किया फ्रांस की क्रांति के बाद, उसी तरह इसको प्राप्त करना चाहिए। और हर व्यक्ति को शुद्ध हवा मिलना चाहिए, विषाक्त वातावरण नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होता है और निष्कर्ष आप जरूर लिखिए कि सतत विकास का सीधा संबंध मानव संघ पृथ्वी पर सभी जीवों से जुड़ा हुआ है। केवल हम ही को इससे दिक्कत नहीं है, हमारे चलते पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबका जीवन संकट में है। तो इसकी अवहेलना का सीधा अर्थ है आत्महत्या। अतः इसके लिए सभी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये मैं केवल अब इसको डिफाइन किया हूँ। मैं लिया कहाँ से हूँ? तो ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 में ये सारी बात है। तो इसका संदर्भ हुआ आप ही के किताब से मैं लिया, लेकिन तरीका, नियत ये रहा कि आपको योग्य से योग्य बनाऊं। उसी तरह से आनुवांशिक और प्रजातीय विविधता, ये भी उसी किताब से लिया गया है। सबके रेफरेंस आपको मिल सकते हैं। क्या है? तो देखिए, आनुवांशिक और प्रजातीय विविधता। तो पहले विविधता क्या है? विविधता के 3 आंसर है। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, प्रजातीय रेशियल, और इकोलॉजिकल विविधता। अब इसमें पूछता है किसके किसके बीच अंतर बताइए? अनुवांशिक और प्रजातीय। तो यहाँ मैंने आनुवांशिक विविधता की बात कर दी और उसके बाद आ गए प्रजातीय विविधता के ऊपर। इसी तरह से ये मुकम्मल आंसर हुआ और ये भी उसी किताब से लिया गया है, गूगल के सर्च से कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा ऐड ऑन किया गया है। जैव विविधता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता मूल्य क्या है? तो पहले हमने बताया जैव विविधता का प्रतियोगिता मूल्य क्या है, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रतियोगिता, उसके बाद अप्रत्यक्ष, यानी सब में भूमिका जा रहा है और कितना इसको कायदे से लिखा जा रहा है। एक क्वेश्चन बीच में लगता है छूट गया। निष्कर्ष इसका है, भारत में जैव विविधता की प्रचुरता है, इसलिए इसे जैव विविधता वाला देश कहा जाता है। चूँकि एक का क्वेश्चन छूट गया जिसमें कहता है कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या है। जैव विविधता का हॉट स्केच अपना पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ है? तो एक तरह से गोवा से शुरू होकर
और केरल के लास्ट तक जो समुद्र के किनारे का इलाका पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के मामले में दुनिया में हर जगह कई हॉट स्पॉट बनाए गए, हमारे लिए वही है, बड़े अद्भुत चीज़ सब मिलते हैं। 2 भागों में बांटा गया और उसके बाद प्रायद्वीपीय मध्य प्रदेश से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए, आंध्रा से होते हुए तमिलनाडु तक। तो लंबाई चौड़ाई प्रायद्वीपीय का ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा प्रायद्वीपीय में रहती है, इसलिए जैव विविधता कम है, लेकिन पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत है। जलीय परितंत्र, इसको कह रहा है कि चित्र सहित व्याख्या कीजिए कि जल में रहने वाले जो पूरी फैमिली है, तो उसकी चर्चा की गई, अच्छा चित्र बनाया गया। ये चित्र भी इग्नू से ही लिया गया है। तो इसमें बताया गया कि किस लेवल पे प्रोटोजोआ है, कहाँ शैवाल है और कहाँ कृमि है, तो सब की दुनिया क्या है, कहाँ मछली रहती है, तो पूरा विस्तार से बता दिया गया। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र की बात की जाती है। नाइट्रोजन चक्र क्या है? सारे चक्र की बात है उस किताब में, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र, इसको भी फिगर की सहायता से समझाने की बात कही गई है। इसको भी हम लोगों ने फिगर की सहायता से समझाया है कि नाइट्रोजन चक्र कैसे बनता है। क्योंकि वायुमंडल में आपको पता है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन ही है, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन का। सारे जीव जंतु इसी पर निर्भर करते हैं। केंद्रीय भागीदारी वन प्रबंधन की आवश्यकता किस तरह वन अधिकार अधिनियम 206 में 2006 में जनजातियों और वनवासियों की सहायता करता है, क्योंकि इससे पहले वनवासियों को अलाउ नहीं करता था। अंग्रेज़ों ने अत्यधिक दोहन के लिए इतना जंगलों को काटा, वनवासियों को वहाँ से भगाया, लेकिन ये लोग असली वन के हकदार हैं, उसके अंदर रहते हैं, इनको वन के प्रति दर्द है। यही बात 2006 का अधिनियम भारत सरकार का कहता है कि आदिवासियों की उपयुक्ता। ये अधिनियम वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता देता है, यथा जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास, अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों के लिए है, निर्भर कर रहा है। तो इस तरह इस असाइनमेंट के सारे प्रश्नों का हल किया गया है, बहुत ही मानक ढंग से हल किया गया है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड के क्लास को, इग्नू से रिलेटेड क्लास को ज्वाइन करें और इसको जाकर वेबसाइट पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस, कस्टमर केयर का सब कुछ दिया हुआ है और आप अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं। और इस तरह से टीम ने तय की है कि हमारी रिसर्च टीम ने कि आपको 8 असाइनमेंट मुफ्त में दिया जाएगा, जो सारे फर्स्ट ईयर के वो सारे असाइनमेंट हैं जो कंपलसरी मिजाज के हैं, चाहे वो BHDL का 135 है, 136 है, अंग्रेजी का भी GLA का 135 है, 136 है, 2 अंग्रेजी हिंदी ये है, और उसके बाद फिर एक इंग्लिश है कम्युनिकेशन स्किल, और हिंदी में फिर है 182 ओ। तो ये 6 असाइनमेंट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पे मिलेंगे, www.straightforward.com। एड्रेस भी दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ होगा, इसके साथ प्लेट भी चलेगा। संपर्क करें और अधिक से अधिक इसका फायदा उठाएं। जय हिंद। कॉन्टैक्ट email straightforwardclasses@gmail.com। फ़ोन नंबर 9013011749। व्हाट्सएप 8800740094।